रुक जा चील, आज मेरे हाथ लग गई तो मजा चखाऊंगा। तूने तो जंगल के पक्षियों को परेशान करके रख दिया है। अगर पकड़ में आ गई तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। बस एक बार हाथ लग जाए। रुक जा। दोस्तों, आज से बस्ती की ओर नहीं जाना है। एक बूढ़ा आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। नसीब अच्छा रहा कि मैं बच गया। जंगल के किनारे कोमल चिड़िया का एक सुंदर सा घर था। उसी घर के पास एक छोटी सी बाड़ा बनी हुई थी। उस बाड़े में एक सफेद गाय रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी। कोमल चिड़िया उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। गौरी गर्भवती थी और जल्द ही एक प्यारे बछड़े को जन्म देने वाली थी। मीना रोज उसके लिए हरी हरी घास लाती थी। बबलू उसके लिए नदी से साफ पानी भरकर लाता था। चंदू चिड़ा रोज सुबह बाड़ा साफ करता था। गौरी भी सबको बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह मीना गौरी के पास बैठी थी। गौरी मौसी, आपका बच्चा कब आएगा? मैं उसके साथ पूरे जंगल में खेलूंगा। बस बच्चों, कुछ ही दिनों की बात है। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन उसी जंगल से बहुत दूर काली पहाड़ी पर एक जादूगर चील रहता था। उसका नाम काल चील था। काल चील काले जादू से जानवरों को अपने वश में कर सकता था। एक रात वह अपनी गुफा के बाहर बैठा जादुई मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक जादुई धुआं दिखाई दिया। उस धुएं में गौरी गाय की तस्वीर नजर आई। अरे वाह, ये तो गर्भवती गाय है। काल चील अपनी जादुई किताब खोलता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। तो ये बात है। इस गाय का होने वाला बछड़ा बहुत भाग्यशाली होगा। अगर वो मेरे पास रहा तो मेरी जादुई शक्तियां और बढ़ जाएंगी। उधर जंगल में रात हो चुकी थी। कोमल चिड़िया और उसका परिवार सो चुका था। गौरी भी अपने बाड़े में आराम कर रही थी। तभी अचानक आसमान में नीली रोशनी चमकी। कालचील वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली। काले जादू की शक्ति, इस गाय को मेरे वश में कर दो। जादुई रोशनी सीधे गौरी की आंखों पर पड़ी। कुछ ही क्षणों में गौरी की आंखें नीली चमकने लगी। गौरी धीरे धीरे उठी। बाड़े का दरवाजा खुला और वह कालचील के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों अंधेरे जंगल में गायब हो गए। सुबह बबलू सबसे पहले उठा। वह दौड़कर गौरी के पास गया, लेकिन बाड़ा खाली था। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ बेटा? गौरी मौसी नहीं है। कोमल, चंदू और मीना भी दौड़कर वहां पहुंचे। गौरी सचमुच गायब थी। ये कैसे हो सकता है? बाड़ा भी टूटा नहीं है। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहां पहुंच गए। हम सब मिलकर गौरी को ढूंढेंगे। सभी जंगल में खोज शुरू कर देते हैं। उसी समय बादल कौवा, बिजली कौवी और जुगनू भी वहां पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी गाय को कौन चुरा सकता है? मुझे तो लगता है वो खुद ही भाग गई होगी। नहीं, गौरी मौसी हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। हो सकता है वो किसी दूसरे जंगल चली गई हो। कोमल को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। सभी अलग अलग दिशाओं में खोजने निकल पड़े। उधर कालचील अपनी गुफा में पहुंच चुका था। गौरी जादू के असर में चुपचाप खड़ी थी। बहुत जल्द तुम्हारा बछड़ा जन्म लेगा, फिर उसकी शक्ति मेरी होगी। उधर खोज करते करते मीना को एक अजीब चीज दिखाई दी। जमीन पर एक चमकदार नीला पंख पड़ा था। मम्मा, ये देखो। कोमल पंख को गौर से देखने लगी। ये किसी साधारण चील का पंख नहीं है। मैंने ऐसे पंख पहले भी देखे हैं। कहाँ? काली पहाड़ी वाले जादूगर चील के पास। सब हैरान रह गए। इसका मतलब गौरी को उसी ने ले गया है। उसी समय झाड़ियों के पीछे खड़ा जुगनू यह सब सुन रहा था। वह तेजी से अपने माता पिता के पास उड़ गया। मम्मा, कोमल को पता चल गया है कि गाय को जादूगर चील ले गया है। अगर वे लोग काली पहाड़ी पहुंच गए तो गाय को वापस ले आएंगे। हमें इन्हें गलत रास्ते पर भेजना होगा। तीनों तुरंत कोमल के पास पहुंचे। मैंने अभी अभी कुछ निशान नदी वाले रास्ते पर देखे हैं। हाँ, गाय शायद उधर गई होगी।
लेकिन इस बार बंटी कबूतर को शक हो गया। नहीं, क्यों? क्योंकि जादूगर चील नदी की तरफ नहीं बल्कि काली पहाड़ी पर रहता है। बादल और बिजली एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी चाल पकड़ी जा चुकी थी। चलो दोस्तों, हम काली पहाड़ी चलते हैं। सभी तेजी से पहाड़ी की तरफ उड़ गए। कुछ देर बाद वे काल चील की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर गौरी बंधी हुई थी। गौरी मौसी, हम आपको बचाने आ गए। काल चील गुस्से में बाहर आया। कौन है मेरी गुफा के बाहर? हमारी गौरी को छोड़ दो। कभी नहीं, ये गाय अब मेरी है। ऐसा कभी नहीं होगा। कालचील ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। गुफा के बाहर तेज हवा चलने लगी। सभी पक्षी पीछे हट गए, लेकिन कोमल पीछे नहीं हटी। हम गौरी को लेकर ही जाएंगे। उसी समय बंटी, चीकू, बबली और चिंकी कालचील के ऊपर टूट पड़े। कोई उसकी टोपी खींच रहा था, कोई उसकी पूंछ के पंख नोच रहा था। अरे मुझे छोड़ो! इसी बीच चंदू और कोमल गुफा के अंदर पहुंच गए। उन्होंने गौरी की रस्सियां खोल दी। जादू टूटते ही गौरी को होश आ गया। मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? बाद में बताऊंगी, अभी जल्दी चलो। जब कालचील ने देखा कि गौरी छूट चुकी है तो वह और गुस्सा हो गया, लेकिन तभी गौरी ने अपनी मजबूत टक्कर से उसे धक्का मार दिया। कालचील लुढ़कता हुआ गुफा के बाहर जा गिरा। सभी दोस्त तुरंत वहां से निकल गए। कुछ देर बाद वे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। गौरी अपने बाड़े में वापस आ चुकी थी। सभी बहुत खुश थे। अब हमें कोई डर नहीं है। हाँ, अब हमारा छोटा बछड़ा भी जल्द आने वाला है। उसी समय गौरी मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद गौरी ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। हमारे परिवार में एक नया सदस्य आ गया। ये कितना प्यारा है। इसका नाम मोती होगा। सभी हंसने लगे। दूर एक पेड़ पर बैठे बादल कौवा, बिजली कौवी और जुगनू यह सब देख रहे थे। मम्मा, इनकी किस्मत हर बार अच्छी कैसे हो जाती है? पता नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार जरूर इन्हें मुसीबत में फंसाएंगे। तीनों वहां से उड़ गए और कोमल चिड़िया का परिवार अपने नए सदस्य के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जंगल में सूरज की पहली किरण अभी निकली ही थी कि बिजली कव्वी की काई काई ने पूरे जंगल की खामोशी तोड़ दी थी। अरे ओ कोमल चिड़िया, बाहर निकल, क्या सोती रहेगी? आज महीने की आखिरी तारीख है, मेरा किराया निकाल। कोमल चिड़िया डरी सहमी घर से बाहर निकलती है। क्या हुआ बिजली मालकिन, आज आप सुबह सुबह ही? अच्छा, क्या तुझे मालूम नहीं कि आज महीने की आखिरी तारीख है? निकाल मेरा किराया। मालकिन, फसल की कटाई में 2-3 दिन बाकी है। जैसे ही फसल काटूंगी इसे मंडी में बेचकर सबसे पहले आपका सारा कर्ज चुका दूंगी। ये सब मैं नहीं जानती। अगर कल शाम तक तूने मेरा किराया ना दिया तो तुझे तेरे बच्चों के साथ धक्के देकर निकालूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों, आप दोनों घर में ही रहना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कबूतर के पास जाती है और रोते हुए सारी बात कबूतर को बताती है। कोमल बहन, क्यों रो रही हो? इस काली कव्वी की बातों का गम ना करो, वो तो है ही पत्थर दिल। कबूतर भैया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जंगल में बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। ऐसे दिनों में हम कहाँ जाएंगे? चिड़िया बहन, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं तुम्हारे घर का किराया दे सकूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर जरूर बना सकता हूँ। ये सुनकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है। कैसा कैसा घर बनाकर देंगे आप कबूतर भैया? तुम चिंता नहीं करो, मेरे पास एक तरकीब है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसा घर बना कर दूंगा जिसका कोई किराया नहीं मांगेगा। ऐसा कहते हुए कबूतर चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। तोता चिड़िया को एक पेड़ पर ले जाता है, जहाँ बेल के साथ पेड़ पर एक बड़ा कद्दू लटका हुआ था। देखो चिड़िया बहन, इस कद्दू को मैंने कल ही देखा है। अब हमें तोते की मदद की जरूरत होगी और फिर देखना, ये कद्दू तुम्हारा महल बन जाएगा।
कबूतर भैया, अगर आप मुझे इस फल में घर बना देंगे तो मैं आपको अपने फसल की कटाई पर दाना दूंगी। तभी तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है। कबूतर और चिड़िया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कबूतर सारी बात तोते को बताता है। हाँ तोते भैया, मैं बिजली के किराए के घर में रहती हूँ। उसने कहा है कि अगर आज शाम तक मैंने उसे किराया ना दिया तो वो मेरे बच्चों के साथ मुझे घर से निकाल देगी। चिड़िया बहन, मुझे सब अच्छे से याद है। ये घर तुम्हारे भाई का था, लेकिन उस काली कफी ने इस घर पर कब्जा कर लिया। अब इसलिए वो तुमसे घर का किराया लेती है। हाँ तोते, तुम मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर इस कद्दू को घर बनाएंगे। फिर चीकू तोता और कबूतर अपनी चोंच से उस कद्दू में सुराख करने लगते हैं। बादल जी, जाओ एक बार फिर जाकर देखो वो छोटी चिड़िया गई के नहीं। बिजली, वो चिड़िया मुझसे नहीं तुमसे ज्यादा डरती है, तुम ही जाकर देखो। अगर ना माने तो 2-4 लगा भी देना। फिर बिजली कभी चिड़िया के घर जाती है, लेकिन चिड़िया वहाँ नहीं थी। अरे, ये छोटी चिड़िया कहाँ चली गई? कहीं मेरा किराया दिए बिना ही भाग तो नहीं गई? उड़ते उड़ते बिजली कभी तोते और कबूतर के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो चिड़िया के लिए घर बना रहे थे। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ बैठी क्या कर रही है? लाओ मेरे घर का किराया दो। बिजली, तुम अपना घर अपने पास रखो, आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, और पहले मैंने ही एडवांस में किराया दे दिया था। क्या कहा? किराया तो तुम्हें देना ही होगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चिड़िया पर हमला कर देती है और उसे अपनी चोंच से मारने लगती है। तभी कबूतर और तोता आकर चिड़िया की जान बचाते हैं। बिजली, तुमने मुझ पर पंख उठाया, मेरी भी उल्लुओं से दोस्ती है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हाँ हाँ, देख लूंगी, जो करना हुआ कर लेना। चिड़िया को मारकर बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया का कद्दू का घर बन चुका था। वो रात चिड़िया अपने बच्चों के साथ उसी घर में गुजारती है। अगली सुबह होते ही चिड़िया अपने दोस्त उल्लुओं के पास जाती है। उल्लू, उल्लू भैया देखो, उस काली कपी ने मुझे बहुत मारा है। उसने मेरी पूंछ पर मारा और मेरे पंखों पर भी मारा। हाँ चिड़िया, वो काली कपी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कल ही उसने दूसरे जंगल के पक्षियों को भी मारा था, अब उसे रोकना ही होगा। उल्लू भैया, वो काली कपी कह रही थी कि उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो चिड़िया बहन, तुम मेरे साथ चलो। फिर उल्लू अपने साथी उल्लू को लेकर चिड़िया के साथ वहाँ से उड़ता है। बिजली और बादल नदी के पास बैठे मीठा फल खा रहे थे। उल्लू पीछे से जाकर बिजली कपी को पकड़ लेता है। अब भागकर दिखाओ और अपने पति से कहो कि तुझे बचा ले, अगर बचा सकता है तो। उल्लू, उल्लू मुझे छोड़ दो। बादल जी, मुझे बचा लो। बिजली, हम जैसे गरीब पक्षियों पर तुम्हारा बहुत जोर चलता है, अब क्यों रो रही हो? मैंने कितनी बार कहा है तुझे काली कपी के जंगल के कमजोर पक्षियों को तंग मत करो। ऐसा कहते हुए उल्लू बिजली कपी की पिटाई शुरू करता है। बादल कप्पा तो ये सब देखकर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागकर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उल्लू भैया, मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी को तंग नहीं करूँगी। बिजली, अब दोबारा कभी मुझसे घर का किराया मत मांगने आना। ऐसा कहते हुए चिड़िया और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। बादल कौवा दूर से अपनी पत्नी को देख रहा था। वो जानता था कि अब उसकी पिटाई होगी। बिजली कपी के पंख तो घायल हो चुके थे। बिजली कपी गुस्से में घर जाती है। डरपोक कहीं के, तुम्हारे सामने उल्लू ने मुझे मारा और तुम सामने बैठे देखते रह गए और मुझे बचाने तक ना आए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल बहन, इस बार तो गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। नदी का पानी रोज बरोज कम होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। हाँ कोमल बहन, बंटी जी ठीक कह रहे हैं। हमारे बच्चे प्यास से रो रहे हैं। वो देखो बादल और बिजली को, उनके पास थोड़ा सा पानी है, परंतु वो किसी को पानी पीने के लिए नहीं दे रहे। हाय हाय कबूतरी, क्यों हमारे पानी को नजर लगा रही हो? पहले ही बहुत थोड़ा पानी है। ये पानी अब हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे। जाओ यहाँ से। हौसला रखो कबूतर भैया, कबूतरी बहन, लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा।
मैं नदी के दूसरे किनारे जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ पानी का कोई और रास्ता मिल जाए। कोमल चिड़िया उड़ती हुई नदी के दूसरे किनारे पहुँचती है, जहाँ थोड़ा सा पानी बचा था। वहीं कीचड़ में एक चमकदार सुनहरी मछली पानी ना होने की वजह से तड़प रही थी। कोमल चिड़िया ये देखकर जल्दी से नीचे उतरती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अगर मुझे फौरन गहरे पानी में ना पहुंचाया गया तो मैं मर जाऊंगी। घबराओ मत मछली बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोमल चिड़िया बहुत होशियार थी। वो जानती थी कि अकेली वो इतनी बड़ी मछली को उड़ाकर नहीं ले जा सकती, इसलिए वो पास पड़े हुए कुछ बड़े पत्ते लाती है और उस पर मछली को लेटाती है और फिर अपनी चोंच से घसीटती हुई आहिस्ता आहिस्ता वो मछली को पानी के पास ले जाती है। जो थोड़ा पानी बचा हुआ था वो उस मछली को पानी में छोड़ देती है। मछली जैसे ही पानी में जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है। जब भी तुम इसे पानी के बर्तन या सूखे घड़े में डालोगी तो वो जगह साफ और मीठे पानी से भर जाएगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारी सच्ची दोस्ती का तोहफा है। धन्यवाद मछली बहन, इससे तो पूरे जंगल की प्यास बुझ जाएगी। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों के पास बिजली और बादल ये सब देख रहे थे। उनकी आंखें तो लालच से चमक उठती हैं। बिजली, अगर ये मोती हमें मिल जाए तो हम पूरे जंगल के पक्षियों को पानी बेचकर अमीर हो सकते हैं। हाँ बादल जी, ठीक कहा, परंतु ये चिड़िया हमें ऐसे मोती नहीं देगी। चलो चील के पास चलते हैं, वही अब कोई रास्ता बताएगी। कोमल चिड़िया वो मोती लेकर वहाँ से घर चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया उस मोती को पत्तों में छुपा देती है ताकि सुबह सभी पक्षियों को पानी पिला सके। उसी समय चील कौवों के साथ चिड़िया के घर आती है। चील जी, आप इतनी रात को यहाँ? चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने नदी की मछली की जान बचाई है और उसने तुम्हें इनाम में एक मोती दिया है। मैं जानती हूँ उस जादुई मोती के बारे में। मैं तो तुम्हें कहने आई थी, मेरे घर के पास जो छोटे पक्षी रहते हैं वो प्यास से मर रहे हैं। क्या तुम मुझे वो जादुई मोती आज रात के लिए दे सकती हो, ताकि मैं अपने इलाके के पक्षियों के बच्चों को पानी पिला सकूं? सुबह होते ही खुद मैं ये मोती तुम्हें वापस कर दूंगी। कोमल चिड़िया चील की लालच को समझ जाती है। चील जी, अगर पक्षी प्यासे हैं तो आप इन्हें सुबह मेरे पास ले आएं। हम सब मिलकर पानी पिएंगे। रात के अंधेरे में मोती ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा तो चिड़िया, लगता है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। कापो, पकड़ो इस चिड़िया को। बिजली और बादल आगे बढ़ते हैं और चिड़िया को पकड़ लेते हैं। चील वो मोती उठा लेती है। ये मोती अब मेरा है। पूरे जंगल में पानी अब उसी पक्षी को मिलेगा जो मुझे रोजाना 100 मीठे फल ला कर देगा। ऐसा कहते हुए चील कौवों के साथ वो मोती लेकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। अगली सुबह होते ही कोमल चिड़िया जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये चील बहुत जालिम है। चलो हम सब मिलकर इस पर हमला करते हैं। नहीं कबूतर भैया, वो हमसे बहुत बड़ी और ताकतवर है। ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से दिया जाता है। मुझे उस मछली ने बताया था कि उस मोती की एक खासियत है। क्या क्या खासियत है कोमल बहन? तोते भैया, ये मोती उसी समय ही काम करेगा जब इसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में साफ नीयत से रखा जाए। अगर इसे लालच की नीयत से रखा जाएगा तो ये पानी की जगह आग उगलने लगेगा। चलो चलकर देखते हैं, वो जरूर चील की गुफा में ही होंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी गार की ओर चले जाते हैं। चील उस मोती को नीचे पत्थर पर ही रख लेती है। बिजली और बादल पास बैठे पानी निकलने का इंतजार कर रहे थे, परंतु मोती से पानी निकलने की बजाय आग निकलने लगती है। अब बादल जी, ये क्या हो रहा है? पानी कहाँ है? यहाँ तो आग निकल रही है। बिजली, ये क्या मुसीबत है? इस मोती से पानी क्यों नहीं निकल रहा?
इसी समय चिड़िया और सभी पक्षी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चील, कपो, जल्दी बाहर निकलो, नहीं तो ये आग आपको अपने अंदर खींच लेगी। डर के मारे चील और कपे गुफा से बाहर आ जाते हैं। चिड़िया, ये कैसा मोती है, इसमें से तो आग निकल रही है। कापो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा कहते हुए चील कपों की पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। चिड़िया कपों को माफ कर देती है और वो मोती के पास जाती है। मोती फिर से शांत हो जाता है। चिड़िया मोती को उठाती है और वो सभी पक्षी वापस अपने जंगल लौट आते हैं। फिर कमल चिड़िया उस मोती को एक मटके में डालती है तो वो मटका ठंडे पानी से भर जाता है। जंगल के सभी पक्षी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का अंजाम बुरा होता है। जैसे चील और कपों ने लालच की और उन्हें सजा मिली। अक्लमंदी और दूसरों की मदद करने वालों की हमेशा जीत होती है, बिल्कुल हमारी प्यारी कोमल चिड़िया की तरह। अब पूरा जंगल खुश था और मजे से पानी पी रहा था। जंगल में उस दिन खास खुशी का माहौल था। मिट्ठू तोता अपनी पत्नी तोती के 3 प्यारे अंडे देने की खुशी में सभी चिड़ियों को मीठे मीठे फल बांट रहा था। लो भाई कबूतर, ये रसीला अमरूद खाओ। मेरी तोती ने 3 नन्हे अंडे दिए हैं। आज तो जश्न का दिन है। बधाई हो मिट्ठू भाई, भगवान करे तीनों बच्चे सलामत रहें। सारा जंगल खुश हो रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि यही खुशी जल्द ही एक बड़े खतरे में बदलने वाली थी। शाम ढलते ही मिट्ठू तोता उड़ता हुआ अपने घोंसले लौटा, जहाँ उसकी पत्नी तोती अंडों को सेते हुए बैठी थी। मिट्ठू जी, अब तो हमारे अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं, पर घर में एक दाना भी अनाज नहीं बचा। जरा जाकर कुछ भोजन ले आओ। हाँ तोती, मैं अभी निकलता हूँ, तुम फिक्र मत करो। पर एक बात हमेशा याद रखना, जंगल के उस पार जो पहाड़ी इलाका है वहाँ कभी मत जाना। वहाँ शिकारी चील रहती है, बहुत खूंखार है वो। ठीक है तोती, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मिट्ठू तोता पूरे जंगल में इधर उधर उड़ता रहा, पर कहीं भी उसे अनाज का एक दाना नहीं मिला। पेड़ सूखे पड़े थे और फल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हे भगवान, अब क्या करूं? तोती और मेरे होने वाले बच्चे भूखे रह जाएंगे। आखिरकार थक हार कर मिट्ठू तोता जंगल के उस पार पहाड़ी इलाके की ओर उड़ चला, वही जगह जहाँ जाने से तोती ने सख्त मना किया था। बस एक बार झांक कर देख लेता हूँ, शायद कुछ अनाज मिल जाए। जल्दी से लेकर वापस आ जाऊंगा। पर तोते को क्या पता था कि तेज नजरों वाली शिकारी चील ऊंची चट्टान पर बैठी उसे बहुत पहले ही देख चुकी थी। रुक जा तोते, ये मेरा इलाका है, यहाँ कोई परिंदा बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। चील भाई नमस्कार, मैं तो बस भटकते भटकते इधर आ गया, अभी निकलता हूँ। रुक तो सही, तू यहाँ क्यों आया है, सच सच बता। वो असल में मेरी बहन इसी तरफ रहती है, मैं बस उसी से मिलने आया था, अभी उसका पता ढूंढ रहा हूँ। इतना कहकर मिट्ठू तोता मौका पाते ही फुर्ती से पंख फड़फड़ाकर वहाँ से उड़ गया और सीधे अपने घोंसले की ओर भाग निकला। कुछ दिन बाद कालू कौआ और उसकी पत्नी बिजली कौवी जंगल में घूमते घूमते बातें कर रहे थे। उसकी जान बाल बाल बची थी। कालू जी, चलो आज कुछ नई जगह घूम आते हैं, यहाँ तो रोज का वही नजारा है। हाँ चलो, उस पहाड़ी तरफ चलते हैं, सुना है वहाँ का नजारा बड़ा सुंदर है। दोनों बातों बातों में उड़ते उड़ते बिना जाने समझे उसी खतरनाक इलाके में जा पहुँचे जहाँ शिकारी चील रहती थी। चील ने तुरंत दोनों को अपनी तेज नजरों में जकड़ लिया और गरजते हुए उनके सामने आ खड़ी हुई। कौन हो तुम दोनों? बिना पूछे मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? माफी चील भाई, हमें पता नहीं था कि ये आपका इलाका है। अब माफी से कुछ नहीं होगा, आज तो मैं तुम दोनों को अपना निवाला बनाऊंगी। ये सुनकर बिजली कौवी का दिल घबराहट से धक धक करने लगा, पर उसने फौरन अपनी सूझबूझ से एक तरकीब सोच निकाली। चील भाई, हम दोनों को छोड़ दो, मैं आपको इसके बदले मिट्ठू तोता का एक ताजा अंडा ला कर दूंगी, फिर आप मजे से उसका आमलेट बनाकर खा लेना। वो तोता तो पहले ही चालाकी से मेरे पंजों से बच निकला था, पर तुम दोनों हो, इसलिए एक मौका देती हूँ। जब तक तुम अंडा लेकर नहीं आओगी तब तक ये कौवा मेरे पास बंधक रहेगा। और सुन लो, अगर ज्यादा चालाकी की या आने में देर की तो ये तुम दोनों की जिंदगी भर की
सबसे बड़ी भूल साबित होगी। बिजली कौवी का दिल कांप उठा। एक तरफ अपने पति की जान बचाने की मजबूरी थी, दूसरी तरफ मासूम मिट्ठू तोता और उसके होने वाले बच्चों का सवाल। अब वो क्या करेगी? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिजली कौवी मिट्ठू तोता का अंडा ला पाएगी और अपने पति कालू कौवे को बचा पाएगी, या फिर मासूम मिट्ठू के परिवार पर बड़ा खतरा मंडराने वाला है? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि पता चल सके कि आखिर क्या होता है। कोमल चिड़िया और बिजली कौवी पड़ोसन थी। वो पास पास एक पेड़ पर अपने घोंसलों में रहती थी। शाम के समय कोमल चिड़िया अपना भोजन ढूंढकर वापस आती है तो बिजली कौवी के पास जाती है, जो अभी तक अपने घोंसले में सो रही थी। बिजली बहन, आप अभी तक सो रही हैं? आपने आज दाना नहीं ढूंढा? हाय हाय चिड़िया बहन, शाम हो गई। मैं तो थोड़ी देर के लिए सोई थी, मुझे क्या पता था कि शाम हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? इस समय तो मुझे दाना भी नहीं मिलेगा। हाँ बिजली बहन, शाम तो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपकी पड़ोसन। मेरे पास दाना है, ये आधा दाना आप खा ली और आधा मैं खा लूंगी। ये सुनकर बिजली कौवी खुश हो जाती है। चिड़िया बहन, मिलजुल कर रहने से जीवन आसान हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली कौवी दाना खाने लगती है। कोमल चिड़िया अपना दाना लेकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। रात हो जाती है। बिजली कौवी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मैं तुमसे कहने आई थी, सुबह जंगल जाते हुए मुझे साथ ले जाना। मैं भी तुम्हारे साथ दाना ढूंढ लूंगी। ठीक है बिजली बहन, मैं आपको साथ ले जाऊंगी, लेकिन हाँ, उठ जल्दी जाना। हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो। आज मैंने दिन में बहुत सो लिया है, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी अपने घर में जाकर सो जाती है। आधी रात होते ही जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। कोमल चिड़िया खिड़की बंद करने लगती है तो उसका ध्यान बिजली कौवी के घोंसले की ओर जाता है। बिजली कौवी के घोंसले की छत एक जगह से टूट चुकी थी। कोमल चिड़िया तुरंत बिजली कौवी के पास जाती है। बिजली बहन, जल्दी उठो, आपकी छत टूटने वाली है। बिजली कौवी जल्दी से उठती है और वो दोनों घर के बाहर आकर बैठ जाती हैं। हाय हाय चिड़िया बहन, अगर मैं सोती रहती तो ये छत मुझ पर आकर गिरती और मैं मर जाती। बिजली बहन, ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। मेरे पास कुछ सूखी घास और लकड़ियां हैं, मैं वो लेकर आती हूँ और आपके घर की मरम्मत करती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर जाती है और कुछ सूखी घास और लकड़ियां लेकर आती है। बिजली कौवी के घर की छत को ठीक करती है। लो, हो गया बिजली बहन, अब आपका घर सुरक्षित है, आप सो जाएं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया सुबह सवेरे ही बिजली कौवी के पास जाती है। उठ जाओ बिजली बहन, उठ जाओ, जंगल से भोजन लेने नहीं जाना। कोमल चिड़िया कई बार बिजली को उठाती है, लेकिन बिजली कौवी तो अपने घोंसले में सोई हुई थी। ऐसे कोमल चिड़िया अकेले ही जंगल से भोजन लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को तोता और कबूतर मिलते हैं। चिड़िया बहन, तुम्हारी पड़ोसन कहाँ है? आज वो तुम्हारे साथ दाना लेने नहीं आई। हाँ तोते भैया, बहुत उठाया मैंने उसको, लेकिन वो उठी ही नहीं। चिड़िया बहन, वो कौवी है, मैं अच्छी तरह से कौवों को जानता हूँ। वो नाटक करती है, वो इसीलिए उठती नहीं है कि उसे तुम्हारे साथ जंगल से भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा। दूसरी ओर बिजली कौवी भी सोकर उठ जाती है। दोपहर हो गई, अब जाकर जंगल में थोड़ा घूम लेती हूँ। बिजली कौवी अपने घर से उड़ती है। वो जंगल में घूमने के बाद अपनी सहेली पिंकी के पास जाकर बैठ जाती है। कोमल चिड़िया भी दाना लेकर वापस आ जाती है। जब वो नदी पर पानी पीने जाती है तो बिजली कौवी अपनी सहेली पिंकी के साथ वहीं बैठी हुई थी। बिजली बहन, आज फिर आप दाना लेने नहीं गई? वो चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है रात मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं घर की मुरम्मत करती रही, इस डर से कि ये छत फिर ना टूट जाए। कोई बात नहीं बिजली बहन, मैं दाना ले आई हूँ और आपके लिए भी लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घोंसले की ओर चली जाती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी तो अच्छी मौजें लगी हुई हैं, तुम्हें बैठे बिठाए घर में दाना मिल जाता है। पिंकी सहेली, ये छोटी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी है। मैं हर समय आराम करती हूँ और ये मेरे लिए भोजन ले आती है। मुझे तो बैठे बिठाए घर में दाना मिलता है और मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं।
कोमल चिड़िया बिजली कवि का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन बिजली कवि जंगल में बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आती है। अरे काली कवि, मुझे चिड़िया का मांस चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे चिड़िया का सूप पिलाना है। अगर तुम मुझे चिड़िया का मांस दोगी तो मैं तुम्हें बदले में ढेर सारे गहने और अनाज दूंगी। चील की बातें सुनकर बिजली कवि लालच में आ जाती है। हाँ चील दीदी, मुझे पता है कि तुम्हें चिड़िया कहाँ मिलेगी। चिड़िया तो मेरे पड़ोस में रहती है। तुम रात को आ जाना और उस चिड़िया को उठाकर ले जाना। वहीं एक पेड़ के पीछे तोता और कबूतर छुपे बैठे थे, जो चील और कवि की बातें सुन लेते हैं। चलो कबूतर यार, जल्दी से चिड़िया को सावधान करते हैं। ऐसा कहते हुए तोता और कबूतर जल्दी से चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, गजब हो गया, तुम्हारी पड़ोसन कवि ने तुम्हारा सौदा चील के साथ तय कर दिया है। नहीं कबूतर भैया, बिजली ऐसा नहीं कर सकती, वो तो मेरी पड़ोसन है। मैं हर समय उसका कितना ख्याल रखती हूँ, उसे भोजन भी ला कर देती हूँ। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, हम दोनों ने उनकी बातें सुनी है। अगर ऐसी बात है तो तोते भैया, मैं भी अब वहाँ नहीं रहूंगी। मैं ऐसी बुरी पड़ोसन के साथ नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर जाती है और अपने सामान की पोटली बांधकर घर से बाहर निकलती है। अरे चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? काली कवि, मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा और तुम मेरी ही जान की दुश्मन निकली। मुझे तुम्हारी और शिकारी चील की बातों का सब पता चल गया है। अब मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे कोमल चिड़िया अपनी पोटली उठाकर वहाँ से चली जाती है। रात होते ही शिकारी चील वहाँ आ जाती है। वो चिड़िया के घर जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर वो बिजली कवि के पास जाती है। उठ काली कवि, उठ जा, पता कहाँ है वो चिड़िया? अच्छा चील दीदी, वो चिड़िया तो यहाँ से चली गई। चली गई? ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कवि की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उसका पंख तोड़ देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और वो ऐसे मदद के लिए चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता। ऐसे बिजली कवि अपने किए पर अब बहुत पछता रही थी। अगर आज चिड़िया मेरे पास होती तो वो मेरी मदद करने आ जाती। मैंने अपना विश्वास खो दिया। लगता है अब इस घोंसले में ऐसे पड़े पड़े रहकर ही मैं मर जाऊंगी। दूसरी ओर कोमल चिड़िया को भी एक बना बनाया घर मिल जाता है, जहाँ वो रहने लगती है। बिजली कवि भागी भागी कोमल चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी पड़ोसन बिजली हूँ। याद है ना, उस दिन तुम्हारी बेटी मेरे घर से रोटी लेने आई थी। हाँ हाँ बिजली बहन, मुझे याद है। मीना ने बताया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में आपने हमारी मदद की। अरे चिड़िया बहन, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत? पड़ोसी होते ही किस लिए हैं, अगर मुश्किल समय में काम ना आए। वो क्या है ना, कल मेरी बहन की शादी है और मेरे पास कोई सोने के गहने नहीं है। तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे अपना ये हार 2 दिन के लिए दे दोगी? क्यों नहीं बिजली बहन, ये लो, ये मेरा हार असली सोने का है। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। आप शादी से आकर लौटा देना, क्योंकि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। कोमल चिड़िया बहुत भोली थी। वो कवि की बातों में आकर अपना हार उसे दे देती है। बिजली कवि चिड़िया का हार लेकर अपने घर जाती है, जहाँ बादल कौवा बिजली का इंतजार कर रहा था। देखो बादल जी, मैं ले आई। मैंने कहा था ना, चिड़िया से रोटी के बदले में उसका हार लेकर आऊंगी। अब ये हार मैं जल्दी से अपनी बहन पिंकी के पास रख कर आती हूँ, ताकि किसी पक्षी को हम पर शक न हो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वो हार लेकर अपनी बहन पिंकी के पास जाती है। पिंकी, ये हार कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो, मैं बाद में इसे लेने आऊंगी। अरे वाह दीदी, ये हार तो बहुत सुंदर है। हाँ पिंकी, हार तो बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान से रखना, अगर ये गुम हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, ये हार मैं खुद लेने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वापस अपने घर चली जाती है। अरे वाह, ये हार तो बहुत सुंदर है। दीदी को थोड़ी ना मालूम होगा, मैं इसे पहन लेती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी उस हार को अपने गले में पहन लेती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कोमल चिड़िया बिजली कवि के घर जाती है। बिजली बहन, मैं आपसे अपनी सोने का हार लेने आई हूँ, जो उस दिन आप मुझसे लेकर गई थी।
चिड़िया की बात सुनकर बिजली का भी रोने लगती है। हाय हाय चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ बिजली बहन, कौन सी गलती हो गई? वो हार मुझसे कहीं खो गया। क्या वो हार कहीं खो गया है? नहीं, वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। बिजली, मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। तभी बादल कव्वा पीछे से आता है और कहता है, बिजली, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया मगर चिड़िया बहन आपका वो हार कहीं नहीं मिला। चिड़िया बहन तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें वैसा ही हार लेकर दूंगी। कोमल चिड़िया बिजली को कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया बहुत उदास थी। वो मदद के लिए तोते के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। कोमल बहन, वो कभी झूठ बोल रही है, वो धोखेबाज है। पता है, कुछ दिन पहले वो मेरी पत्नी से चूड़ियां लेकर गई थी और फिर ऐसे ही उसने नाटक किया कि वो कहीं खो गई है। आज तक उसने मेरी पत्नी की वो चूड़ियां नहीं लौटाई। तुम्हें उस कवि पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तोते भैया, अब मैं क्या करूं? मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। वो मेरी माँ की निशानी है। पीछे खड़ा कबूतर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो उनके पास आता है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हारा हार मोतियों का था? हाँ कबूतर भैया, आपने कहाँ देखा वो हार? चिड़िया बहन, मैं कल साथ वाले जंगल में गया था। वहाँ मेरी बहन रहती है और हाँ, वहीं बिजली की बहन पिंकी भी रहती है। मैंने कल पिंकी कवि के गले में वो मोतियों का हार देखा था। देखा चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना कि ये कवि चोरनी है। चलो दोस्तों, हम सब जाकर पिंकी से चिड़िया का वो हार लेकर आते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर, तोता और कोमल चिड़िया पिंकी कवि के घर जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? कहीं बिजली दीदी तो नहीं आ गई? अगर उसने ये हार मेरे गले में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। इसे यहीं छुपा देती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कवि वो हार अपने घोंसले में रखकर दरवाजा खोलती है। अरे, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो पिंकी, हम पास वाले जंगल से आए हैं। तुम्हारी बहन बिजली ने भेजा है। वो सोने का हार मांग रही है जो उस दिन तुम्हारे पास रख कर गई थी। अच्छा तोते, परंतु बिजली ने तो कहा था कि वो खुद लेने आएगी। हाँ पिंकी बहन, उसने कहा होगा, लेकिन आज वो बादल के साथ मेला देखने जाने वाली है, इसलिए हमें कहा कि हम आते हुए तुमसे वो हार ले आएं, ताकि वो मेले पर पहनकर जा सके। अच्छा, दीदी ने ऐसा कहा है तो फिर आप ये हार ले जाइए। ऐसा कहते हुए पिंकी घर के अंदर जाती है और वो हार लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया हार देखकर बहुत खुश होती है। कोमल चिड़िया वो हार लेकर वापस अपने घर आती है और अपनी बेटी को समझाती है। मीना बेटी, उस कवि से बचकर रहना होगा। वो बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज है। मेरा हार तो मिल गया, लेकिन आइंदा से हमें ऐसे पड़ोसियों से दूर रहना होगा। थोड़ी देर बाद बिजली कवि पिंकी के घर जाती है। पिंकी पिंकी, जल्दी से मेरा वो सोने का हार दो, मुझे उसे बेचने बाजार में जाना है। ना मतलब दीदी, अभी तुम्हारे दोस्त चिड़िया, तोता और कबूतर आए थे। उन्होंने कहा कि तुमने वो हार मंगवाया है, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरे दोस्त? मैंने तो किसी को नहीं भेजा, वो तो मेरे दुश्मन है। वो चिड़िया का ही हार था जिसे चुराकर मैंने तुम्हारे पास रखा था। तभी बादल कव्वा वहाँ आता है। बिजली, कोमल चिड़िया ने पूरे जंगल में सबको बता दिया है कि हम कौवे चोर हैं। अगर अब उस जंगल में गए तो हमारी बहुत पिटाई होगी। बिजली दीदी, चोरी का फल ऐसा ही होता है, अब भुगतो। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। बिजली कवि आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही थी। तभी बादल कव्वा चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लेकर आता है। देखो देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रखो ये सूखी रोटी अपने पास। देखो मेरी आँखों के गिर्द कितने हल्के पड़ गए हैं। पता है बादल, उस कबूतर ने कबूतरी को मोतियों का हार दिया है और एक मैं यहाँ इस टूटे हुए घोंसले में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। परंतु बिजली, मैं भी तो तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ।
क्या जरूरत? बादल, मुझे जरूरत नहीं बल्कि ऐश चाहिए। इस बोरिंग जंगल और तुम्हारी इस काई से मैं तंग आ गई हूँ। न जाने मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे क्यों कर दी। मुझे तो कोई ऐसा सुंदर कौवा चाहिए था। मुझे तो ऐसा पति चाहिए था जो मुझे जंगलों की सैर कराए और हीरों में तोल दे। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ ठंडी नदी पर, जहाँ बैठकर कम से कम मुझे सुकून तो मिलेगा। ऐसा कहते हुए बिजली कवि गुस्से में घर से चली जाती है। बिजली कवि नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और उदास होकर अपना अक्स नदी में देखती है। काश मैं भी किसी अमीर कव्वे की पत्नी होती तो मेरे पास भी बड़ा घर और गहने होते। ये बुढ़ा बादल तो मेरी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। बिजली कवि ऐसे बैठी बड़बड़ा रही थी कि अचानक एक कौवा जिसकी आंखों पर चश्मा लगा था काई काई करता हुआ वहां आता है। वो बिजली कवि को देखकर बोलता है, ए ऊपर वाले, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? क्या नदी पर कोई परी उतर आई है या आसमान का कोई सितारा टूटा हुआ है? बिजली कवि उस कवि की बातें सुनकर खुश होती है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम भूरा कौवा है। मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मैंने पूरे जंगल घूमे हैं और मेरा हीरों का व्यापार है, लेकिन आपकी सुंदरता के सामने कोहिनूर का हीरा भी फीका है। इतनी खूबसूरत कवि मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन यहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं करता। मेरा पति तो सारा दिन घर से बाहर रहता है। कदर तो वो करते हैं जिनके पास हीरा पहचानने वाली आँख हो। आपके ये पंख रेशम से भी नरम है। आपको तो चांदी के तख्त पर बैठना चाहिए। मेरा शहर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा घर है जो गहनों से भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो वो सब आपका हो सकता है। ये सारी बातें सुनकर बिजली कवि की आंखों में चमक आ जाती है। क्या सोच रही हैं कवि जी? आज रात मैं वापस शहर वाले जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तुम पुरानी गार के पास आ जाना, वहाँ से हम दोनों साथ चलेंगे। जी भूरे जी, आप तो मेरे ख्वाबों के राजा निकले। मैं जरूर आऊंगी। वो बुढ़ा बादल तो कभी मुझे उस नदी के पार भी नहीं लेकर गया। अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैं रात होते ही पहुँच जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है और बिजली कवि खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। चीकू तोता, कोमल चिड़िया और कबूतर तीनों मैदान में बैठे दाना खा रहे थे। चिड़िया बहन, जरा वो देखो, वो सामने कौन सा कौवा है? हमारे जंगल का तो नहीं लगता। हाँ तोते भैया, लग तो ऐसे रहा है कि ये किसी दूसरे जंगल से आया है। चलो चलकर पूछते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त कौवे के पास जाते हैं। अरे कौवे भैया, आप कहाँ से आए हो? मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ। मैं एक हीरों का व्यापारी हूँ, इसलिए जंगल जंगल घूमता हूँ। अच्छा, तो कौवे भैया ये लीजिए दाने, आप ये खा लीजिए। आप हमारे जंगल के मेहमान हैं। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। हमारे जंगल में जो भी आता है हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जंगल में रात हो जाती है। बादल कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कवि चुपके से अपने सामान की पोटली बांधती है। बाय बाय बादल, अब मैं रहूंगी महलों में और तुम यहाँ टूटे हुए घोंसले में। ऐसा कहते हुए बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। बुलबुल भागी भागी कोमल चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मुझे सूचना मिली है कि शहर वाले जंगल से हमारे जंगल में एक कौवा आया